क्या बांग्लादेश के इस हाल के बाद अगला नंबर इंडिया का है? बहुत कम लोग ये चीज पे नोटिस कर पा रहे कि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हो रहा था वो इंडिया में घट रही घटनाओं से बहुत ही ज्यादा मेल खाता है। इतना कि ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के खिलाफ डिक्टेटरशिप का नैरेटिव चलना, फार्मर्स प्रोटेस्ट होना, मणिपुर वायलेंस, ऑपोजिशन पार्टीज को फंडिंग्स मिलना, खालिस्तान इशू, ये सब और बांग्लादेश की कहानी बिल्कुल रिलेटेड है और मैं कुछ ही देर में प्रूफ करके बताऊंगा फैक्ट्स के साथ। तो इस तरह से दो गोरे आके और शेख हसीना के मुंह के सामने उनको बोले कि आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं करेंगे। तो उसके बाद उनके लिए समस्याएं शुरू हो गई वहाँ पे, और समस्याएं होती होती इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्हें आधे घंटे के नोटिस पे अपना घर छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जो चित्र हैं वो भयावह हैं चित्र। ये नई ब्रीड है आतंकवादियों की जो अंग्रेजी के अंदर बात कर सकती है, जिसके बारे में हम एक दफ़े यहाँ चर्चा किए थे, तालिबान 3.0। बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, टाई पहन सकते हैं, लेकिन असली में ये चाहते वो इस्लाम है जो 1600 साल 1500 साल 1400 साल पहले था। उसके अलावा इनका कोई मतलब है नहीं मकसद। इन लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के पुलिस वालों को मारा है, इन्होंने प्रोफेसर्स को मारा है, उन्होंने टीचरों को मारा है, उन्होंने इंडिया कल्चरल सेंटर फूंका है। जब पाकिस्तान के लोग, आर्मी के लोग इन रजाकारों के साथ मिलके गांव-गांव में जाके हिंदुओं को ढूंढ रहे थे, हिंदुओं की औरतों को बाहर निकल के दंगा उनको कर रहे थे, उनके आदमियों के सामने उनका नृशंस, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद उनको वहाँ जलाया गया है। उस हत्याकांड के अंदर जो आदमी डायरेक्ट इन्वॉल्व था, जिसके ऊपर मुकदमा चलाया, जिसको मौत की सजा दी गई है, उसको फांसी लगी है इस बात की वो किसी संस्था का अमीर बना हुआ है। इस तरह का अमीर कि उस संस्था का डेप्यूटी उसको बोलता है कि दूसरे प्रॉफेट मोहम्मद है। बीएनपी और जमात इस्लामी मिलके आईएसआई ने, और कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका का भी हाथ है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका का क्या हाथ हो सकता है और चीन का क्या हो सकता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रदर्स ट्यूब रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो में। मैं हूं रुद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल सबको पता चल चुका होगा कि बांग्लादेश के बाद अब क्या भारत की बारी है। बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया है, क्या उसके बाद अब भारत में भी कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस आने वाला है? वैसे हिस्ट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल क्राइसिस भारत में ऑलरेडी आ चुके हैं, और आज इस वीडियो में हम यूट्यूब के कुछ जाने माने यूट्यूबर्स, जिनमें गौरव ठाकुर, डिफेंस एंड ऑफेंस और पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार आरजू काजमी के वीडियोस देखने वाले हैं। गौरव ठाकुर वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर है और मैं पर्सनली उनके वीडियोस बहुत पसंद करता हूँ। उनकी चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप ज़रूर उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में डिफेंस एंड ऑफेंस वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब चैनल, और इस चैनल को चलाते हैं वैभव सिंह। उनके पॉडकास्ट में पर्सनली बहुत फॉलो करता हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा। उनके चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर चेक कीजिए और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ में पाकिस्तान की जाने माने पत्रकार आरजू काजमी जी भी मौजूद है। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। दोस्तों, अगर आप स्किप करोगे तो आपको पूरा मुद्दा बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी वीडियो के आखिर में। आज से कुछ 3 महीने पहले मई 2024 में शेख हसीना ने अमेरिका पे 2 बड़े एलिगेशंस लगाए थे। पहला, यूएस उनकी पार्टी अवामी लीग को बांग्लादेश 2024 के इलेक्शंस में जिता देगा बिना कोई मेहनत किए, बस उन्हें इसके बदले में एक काम करना है, बांग्लादेश का सेंट मार्टिन्स आइलैंड यूएसए के नाम पे कर देना है। शेख हसीना ने यहां पे ये एलिगेशंस लगाए कि यूएस ऐसा डील उनके सामने रख रहा है। दूसरा एलिगेशन, हसीना का कहना था कि यूएसए बांग्लादेश को तोड़कर एक नया क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश खड़ा करना चाहता है। तीसरा एलिगेशन, हसीना ने ओपनली कहा कि यूएसए उनकी नेशनलिस्ट पार्टी अवामी लीग के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रच रहा है जिससे उनकी सरकार गिर जाए और हसीना का आश्रय भी उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान जैसा हो जाए, यानी कि उनका असैसिनेशन हो जाए। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड में आखिर ऐसा क्या है कि यूएसए के लिए यह इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, क्या वाकई में यूएस का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश जैसे कंट्री में इतना पावरफुल है कि वो रातों रात सरकारें या तो बना सकता है या तो गिरा सकता है? वेल, द आंसर इज यूएसए सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी कई सारे फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करता है ताकि वो उन देशों को अपने फायदे के लिए कठपुतली बना सके। और अनफॉर्चुनेटली आज बांग्लादेश की जो भी हालत है उसका एक अच्छा खासा रीजन, और एक्चुअली में द मेन रीजन, यूएसए है। मैं प्रूफ्स की बात कर रहा था जो ये दर्शाता है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुए रिवोल्ट से कैसे रिलेटेड है।
बांग्लादेश के एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी का एक स्टूडेंट्स विंग है कॉल्ड इस्लामी छत्र शिविर ICS। यही इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ना बड़े ही स्ट्रेटेजिकली यूनिवर्सिटीज पर सबसे पहले अपने पैर पसारे। जो यूनिवर्सिटीज किसी भी देश का बैकबोन होती है, उस देश का फ्यूचर नैरेटिव डिसाइड करती है। और इसीलिए अगर आप इस प्रोटेस्ट में भी देखोगे ना, तो ढाका यूनिवर्सिटी, जहांगीर यूनिवर्सिटी, इन सारे बांग्लादेश के टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने तक इस प्रोटेस्ट को इंसाइट किया। ये वो सारे यूनिवर्सिटीज के नाम हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। आप देखोगे ना तो यही सेम चीज हुई थी इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट और CAA प्रोटेस्ट के दौरान भी, जहां पर JNU, DU और जामिया इस्लामिया जैसे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज को इस नैरेटिव का गढ़ बना के प्रोटेस्ट को भड़काया जा रहा था। दूसरी बात, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट में प्रिसाइसली प्लान टूल किट्स बनाए गए थे और सेलिब्रिटीज जैसे रिहाना से लेकर ग्रेटा थनबर्ग को बकायदा बताया गया था कि क्या ट्वीट करना है और किन कीवर्ड्स को यूज करना है, सेम इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी सबसे पहले जमात इस्लामी ने नैरेटिव को पॉलिटिकल और एंटी गवर्नमेंट बनाते हुए ट्वीट किया कि उनका एक 1 पॉइंट डिमांड है, #StepDownHasina। अगर आप देखोगे ना तो ये पोस्ट हुआ था 3 अगस्त को और 4 अगस्त को इस हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड करवा दिया गया और रातों रात एक एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हसीना के सिर्फ एक स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर, एक नैरेटिव चलाकर एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बना दिया गया डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट कैंसिलिंग रिजर्वेशन। मतलब जरा 1 मिनट थोड़ा शांति से सोचो, इस पूरी कहानी में कितनी हिपोक्रेसी आपको दिख जाएगी। अब यस, यहां पर कुछ आंदोलन करने वाले डेफिनेटली इंजर हुए थे, काफी की जान भी गई थी और यही सारे विजुअल्स और पोस्ट और भी ज्यादा रैपिडली स्प्रेड किए जा रहे थे ताकि और ज्यादा हेट्रेड फैले गवर्नमेंट की तरफ। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोटिस करने वाला यह है कि जब प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न लेने लगे तब जाकर गवर्नमेंट ने रिएक्शन में वायलेंस को अपनाया। और इसी तरह से आप देखोगे इवन फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे भी प्रोटेस्ट स्टार्टिंग में तो पीसफुल थे, बट एक पॉइंट के बाद वायलेंट टर्न लेने लग गए थे। वहां पर भी एजेंडा यही था कि गवर्नमेंट इस पे रिस्पॉन्ड करे, रिएक्ट करे और कुछ लोग इंजर हो या कुछ लोगों की जाने जाए ताकि इस नैरेटिव को और भी तेजी से स्प्रेड किया जा सके और गवर्नमेंट को गिराने की डिमांड सामने लाया जा सके। अब इसके बाद भी किसी भी आंदोलन की आग को जलाए रखने के लिए हमेशा एक चेहरे की जरूरत होती है। तो जैसे इंडिया में जब गवर्नमेंट ने फार्मर लॉज को रिपील कर दिया था और इस आंदोलन की आग बुझ ही रही थी, अचानक से नवंबर 2021 में आउट ऑफ नोवेयर एक इंसान को लाकर इस प्रोटेस्ट का फेस बना दिया जाता है, अमृतपाल सिंह। इनफैक्ट उसे तो भिंद्रान वाले के अवतार के जैसे मार्केट किया जा रहा था एंड दिस स्ट्रैटेजी वाज एक्चुअली क्वाइट सक्सेसफुल। इस बंदे के आने के बाद ही दंगे फिर से भड़कने लग गए क्योंकि अब एक प्रोटेस्ट जो उन्होंने देश की गरीब किसानों के नाम पर शुरू किया था, उसे अब पलटकर इन्होंने कंप्लीटली एक एंटी नेशनल प्रोटेस्ट बना दिया था। यही सेम स्ट्रैटेजी यूज की गई बांग्लादेश प्रोटेस्ट में भी। अचानक से वहां पर भी जुलाई एंड में नाहिद इस्लाम को वहां के पीसफुल प्रोटेस्ट का एक फेस बना दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स फ्रंटलाइन डिफेंडर का टैग दे दिया जाता है। लेकिन जब हसीना ने प्रोटेस्ट को काम करने के लिए, इसे पीस टॉक्स के लिए बुलाया, तो ये वहां पर नहीं जाते हैं और उल्टा स्टेटमेंट ये पास करते हैं कि स्टूडेंट्स हर चीज के लिए तैयार है। आज हमने लाठी उठाई है, कल हम बंदूकें भी उठाएंगे। और याद रहे, यही इंसान नाहिद इस्लाम तो एक पीस का फरिश्ता है। सबसे पहले अपने एंटी नेशनल और एंटी गवर्नमेंट एजेंडा को एक हम्बल सेल्फलेस कॉज से मार्केट करना, उसका एक बकायदा टूल किट लॉन्च करना, हजारों लाखों लोगों को भड़काना और प्रोटेस्ट का एक वॉरियर फेस खड़ा करना, दोनों भी देशों की कहानियों में इतनी सिमिलैरिटीज कैसे हो सकती है? जाहिर है कहानियां भले ही अलग है मगर राइटर एक है। अब आते हैं प्रोटेस्ट की फंडिंग्स पर, जहां पर भी आपको एक डायरेक्ट लिंक दिखेगा यूएसए और पाकिस्तान का, जैसे इंडिया के हर दूसरे दंगे में दिखता है। अब इसे ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनके वेबसाइट से इनकी यूएस फंडिंग सोर्सेस निकालकर हमने पूरा चार्ट बनाया है इनके यूएस पाकिस्तान लिंक्स का। अब तक कहानी में एंट्री हुई थी हमारे हीरो नाहिद इस्लाम की, राइट? इस बंदे को रातों रात हीरो बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है फ्रंट लाइन डिफेंडर नाम के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने नाहिद को एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की तरह मार्केट किया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट में अगर आप डोनर सेक्शन में जाओगे ना, तो इसे फोर्ड फाउंडेशन फंड करती है। और फोर्ड तो इनफेमस है क्योंकि डायरेक्टली CIA द्वारा फंडेड है और ये इंश्योर करता है कि दूसरे देशों में वैसी गवर्नमेंट्स रहे जो प्रो यूएस हो। और ये साउथ एशियन रीजन में यूजुअली ISI के थ्रू करता है क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली खुद को पिक्चर में नहीं लाना चाहता। तो नाहिद के केस में अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्टली ISI द्वारा प्लांटेड था और सेम था अमृतपाल का भी केस। वो तो ओपनली कहता है कि इंडिया से एक खालिस्तान देश निकलना चाहिए। नेक्स्ट फंडिंग सोर्स ब्रैक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं।
इस यूनिवर्सिटी का तो मोटो ही है बांग्लादेश में एक एंटी अवामी स्टूडेंट कम्युनिटी बनाना, यानी कि हसीना की सरकार को पलटना। और दूसरी बात, इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में इस ब्रैक का एक बहुत बड़ा रोल था। इनफैक्ट इसी यूनिवर्सिटी के एक टीचर को तो अरेस्ट तक किया गया था स्टूडेंट्स में प्रोटेस्ट को भड़काने के लिए। अब इनके वेबसाइट में बड़े ही प्राउडली लिखा हुआ है कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि खुद यूएस गवर्नमेंट से फंडिंग आती है ताकि वो बांग्लादेश में एनजीओस के थ्रू डेवलपमेंट कर सके। लेकिन इससे भी ज्यादा कंसर्निंग बात तो ये है कि इसी ब्रैक यूनिवर्सिटी को अमेरिका के सोरोस फाउंडेशन ने $83 मिलियन भी दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करने के नाम पर। सो माय क्वेश्चन ओवर हियर इज, एक एंटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को यूएस आखिर फंड क्यों कर रहा है, वो भी एनजीओस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, जिसके अंडर कितने एंटी नेशनल कांड होते हैं ये तो सबको पता है। और जॉर्ज सोरोस, ये तो आपको याद ही होगा, हमने खुद इस पर वीडियोस बनाए हैं कि यही बंदा कैसे इंडिया में मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका है और खुल्लम खुल्ला ये बताता है। तो इस तरह से दो गोरे आके और शेख हसीना के मुंह के सामने उनको बोले कि आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं करेंगे। तो उसके बाद उनके लिए समस्याएं शुरू हो गई वहाँ पे, और समस्याएं होती होती इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्हें आधे घंटे के नोटिस पे अपना घर छोड़ना पड़ा। और उसके बाद जो चित्र हैं वो भयावह हैं चित्र। ये नई ब्रीड है आतंकवादियों की जो अंग्रेजी के अंदर बात कर सकती है, जिसके बारे में हम एक दफ़े यहाँ चर्चा किए थे, तालिबान 3.0। बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, टाई पहन सकते हैं, लेकिन असली में ये चाहते वो इस्लाम है जो 1600 साल 1500 साल 1400 साल पहले था। उसके अलावा इनका कोई मतलब है नहीं मकसद। इन लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के पुलिस वालों को मारा है, इन्होंने प्रोफेसर्स को मारा है, इन्होंने टीचरों को मारा है, उन्होंने इंडिया कल्चरल सेंटर फूंका है। जब पाकिस्तान के लोग, आर्मी के लोग इन रजाकारों के साथ मिलके गांव-गांव में जाके हिंदुओं को ढूंढ रहे थे, हिंदुओं की औरतों को बाहर निकल के नंगा उनको कर रहे थे, उनके आदमियों के सामने उनका नरसंस, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते उनके साथ क्या हुआ है। उसके बाद उनको वहाँ जलाया गया है। उस हत्याकांड के अंदर जो आदमी डायरेक्ट इन्वॉल्व था, जिसके ऊपर मुकदमा चला है, जिसको मौत की सजा दी गई है, उसको फांसी लगी है इस बात की वो किसी संस्था का अमीर बना हुआ है। इस तरह का अमीर कि उस संस्था का डेप्यूटी उसको बोलता है कि दूसरे प्रॉफेट मोहम्मद है। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके चेक कर सकते हैं इसको। अब वो जो अफगानिस्तान के हथियार थे जिनके बारे में हम चिंतित थे कि वो कहीं कश्मीर तो नहीं पहुंचने, वो कश्मीर तो पहुंच चुके हैं। अब दुर्भाग्य से वो शायद आसाम पहुंचेंगे और मणिपुर और मेघालय, और अब ये इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ वेरी सीरियस एस्केलेशन। द पाकिस्तान आर्मी हैज़ प्लेड इट ब्रिलियंटली टू देयर ग्रेट क्रेडिट, बट नाउ द बॉल इज इन इंडियाज कोर्ट and we have to go on the offensive. We cannot take it lying down like this. ये कब क्लैरिटी आएगी हमारे लोगों को? ये आपके बच्चे जो पढ़ चुके वहाँ उनको वापस बुलवा लीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। कत्लेआम होने वाला है वहाँ पे। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है लंदन में, आप देख रहे हैं ब्रिटेन में क्या आग लगी है, आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा यूरोप का विखंडन हो रहा है। द एज ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज स्टार्टेड, कम बैक होम, द बैड टाइम्स हैव बिगन। ये सबको पता है, उनको भी पता है, हमको भी पता है। बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, हमारे साथ कश्मीर में क्या हो रहा है, जम्मू में क्या गेम खेला जा रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ, इंदिरा गांधी को किसने मरवाया, राजीव गांधी को किसने मरवाया, वो LTT की मीटिंग किसने ऑर्गेनाइज की थी वहाँ पे हांगकांग में, क्या हम जानते नहीं हैं? विकीलीक्स में आ चुका है। हमारे लोग बात करते हैं अमेरिका के लोगों से, यहाँ पे एम्बेसी के लोगों से कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ठीक है ना, ये कहते हैं हाँ ठीक है हमारे लिए। ऐसा तो हमारे देश में कर रहे हैं यार वो लोग। आप क्या समझ रहे हैं कि CIA के सारे जितने सेंटर्स हैं वो CIA बैठ के क्या पे हमारे डेवलपमेंट का काम कर रहा होगा कि हिंदुस्तान का डेवलपमेंट है वो कितना अच्छा हो जाए, हमने यहाँ पे AI के जरिए एजुकेशन का प्रोग्राम रखा है, ऐसा कर रहा होगा कि CIA हिंदुस्तान के लिए? उसमें गोरे लोग हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं। हाँ। अब अलकायदा थोड़ी है, कोई अरब आउटफिट नहीं है वो ना। अब तो उसमें गोरे हैं और कन्वर्टेड गोरे हैं जो मुसलमानों से ज़्यादा बड़े मुसलमान होते हैं अब तो। BNP और जमात इस्लामी मिलके ISI ने, और कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका का भी हाथ है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका का क्या हाथ हो सकता है और चीन का क्या हो सकता है। देखो अमेरिका, अगर आप देखें, अमेरिका बार बार उनके जो इलेक्शन हुए थे उस पर उंगली उठा रहा है। उसकी क्या वजह है कि अगर इलेक्शन के ऊपर उठा रहा है कि उसके अंदर ओपोजिशन पार्टीज ने हिस्सा नहीं लिया और वो कहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं थे, जबकि एक इलेक्शन जो थे दिखने में तो ठीक लगते थे। अगर ऐसी बात है, उसने पाकिस्तान के ऊपर तो कभी उंगली उठाई नहीं, जबकि पता है कि जो भी इलेक्शन होते हैं और स्पेशली ये भी इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, ये एक फ्री एंड फेयर नहीं था। ये जो वर्डिक्ट तो एक PTI की तरफ थी, इमरान खान की पार्टी में, मगर जो जिस प्रकार से
गवर्नमेंट बनी वो तो बिल्कुल अलग बनी। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की हालात इस मामले में ऑलमोस्ट एक थी, मगर अमेरिका ने कोई भी नेगेटिव रिमार्क पास नहीं किया पाकिस्तान पे, मगर उन्होंने बांग्लादेश पे किया। इसकी असली वजह यह है कि तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि अमेरिका यूएसए का नाम बार बार आ रहा है बांग्लादेश में जो सिचुएशन जो सिनेरियो बना है उसके पीछे। देखिए सबसे पहले म्यांमार, फिर श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, अब बांग्लादेश और नेपाल में भी कुछ अच्छा खासा सिचुएशन नहीं है। भारत के जितने भी पड़ोसी हैं सभी देशों में पॉलिटिकल क्राइसिस, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हो रहे हैं और इसके पीछे एक नाम यानी अमेरिका बार बार आ रहा है। आखिर अमेरिका भारत से क्या चाहता है? देखिए दोस्तों, अमेरिका पहले भी भारत को बहुत बार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर चुका है। हर बार अमेरिका को नाकामयाब होना पड़ा है और अब अमेरिका को समझ आ चुका है कि भारत इतनी शक्तिशाली देश है, इतनी बड़ी देश है, भारत के पास इतनी पावरफुल मिलिट्री मौजूद है कि भारत को डिस्टेबलाइज करना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी मौजूद हैं उन सभी देशों को डिस्टेबलाइज किया जाए ताकि भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी संभव नहीं होगा, कभी भी अमेरिका भारत को डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लिखें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी भी टॉपिक पर, चाहे खेल हो, कोई पॉलिटिकल इशू हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, सबसे बेस्ट रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।